वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित वारंगल की प्राचीनता इसे भारत के उत्तम धरोहर वाले शहरों में से एक बनाती है। काकतीय वंश के शासकों द्वारा निर्मित यहाँ के शानदार स्मारक इस स्थान के महत्व में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। शहर के पूर्वी किनारों पर स्थित वारंगल किला काकतीय लोगों की समृद्धि, भव्यता और शक्ति की भरपूर व्याख्या करता है। किले और वारंगल शहर की ऐतिहासिक विरासत का अटूट संबंध है। वारंगल शहर के उदय के दिलचस्प वृत्तांत स्थानीय अभिलेखों में पाए जा सकते हैं। किंवदंती है कि एक दिन एक मालवाहक गाड़ी हनुमानकोंडा को जा रही थी कि एक चट्टान से जा टकराई और पलट गई। इसकी धुरी जो लोहे से बनी थी उस चट्टान के संपर्क में आई और तुरंत सोने में तब्दील हो गई। समकालीन काकतीय शासक प्रोल ने घटनास्थल का दौरा किया और पाया कि चट्टान से एक लिंग निकला आया है। उन्होंने उस लिंग को घेरते हुए एक मंदिर बनवाया जो बाद में स्वयंभू के नाम से जाने लगा। रुद्रदेव पोल के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वारंगल का पूर्व नाम शहर के निर्माण के लिए रखा गया था और अपने शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। रुद्रदेव के भतीजे और महान काकतीय शासकों में से एक गणपति देव ने सन 1252 से 1254 ईस्वी के बीच राजधानी को हनुमानकोंडा से वारंगल में स्थानांतरित कर दिया। उनके उत्तराधिकारी रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्रदेव उस शहर से शासन करते थे। वारंगल के किले के विकास पर कोई भी ऐतिहासिक लेख शायद रानी रुद्रमा देवी पर चर्चा के बिना अधूरा है, जो कि सबसे प्रख्यात काकतीय शासकों में से एक थी। वह राजा गणपति देव के यहाँ पैदा हुई थी और उनका नाम रुद्रमा था। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया और उनके शासन के बारे में विस्तार से लिखा। राजा गणपति देव के बाद उनके पास सिंहासन संभालने के लिए कोई पुत्र नहीं था। एक पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में उन्होंने अपने वारिस और काकतीय सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी सबसे बड़ी बेटी रुद्रमा देवी को चुना, परंतु अभिजात वर्ग के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने गणपति देव को एक विशेष पुत्र का समारोह आयोजित करने के लिए मजबूर किया, जिसमें पुत्र की अनुपस्थिति अनिवार्य थी। एक आदमी अपनी पुत्री को पुरुष वारिस के रूप में नियुक्त कर सकता था। इसके बाद रुद्रमा देवी को उनका पुत्र घोषित किया गया और उनका नाम रुद्रदेव रखा गया। रुद्रमा देवी के काकतीय सिंहासन पर बैठने पर झगड़े और विरोध प्रदर्शन हुए। देवगिरी के यादवों, कलिंग के गंगों और तमिलनाडु में पांडवों जैसे कुछ लड़ाकू पड़ोसी उन्हें एक कमजोर शासक मानते थे, परंतु उन्होंने डटकर चुनौतियों का सामना किया और यह साबित कर दिया कि वो पुरुष उत्तराधिकारी से कुछ कम नहीं थी। उन्होंने यादव राजा महादेव को हराया और आक्रमणकारी यादव सेना को देवगिरी से बाहर निकाल फेंका। इस महत्वपूर्ण जीत के बाद उन्होंने रायगज केसरी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है हाथी राजाओं पर शासन करने वाला शेर, और वारंगल के स्वयंभू मंदिर में एक स्मारक मंडप का निर्माण किया, जिसमें खुद को एक ऐसी स्त्री योद्धा के रूप में दर्शाया जो दुर्गा देवी की उग्र छवि को सुशोभित करती है। हाथ में तलवार और ढाल के साथ एक शेर पर सवार थी। इसके बाद उन्होंने कई नए उद्यम शुरू किए, जिसमें वारंगल किले के निर्माण को पूरा करना शामिल था।
जिसका निर्माण उनके पिता ने आरंभ किया था। उन्होंने उस किले में दूसरी दीवार और खंदक को जोड़कर किले की सुरक्षा को मजबूत किया, जिसमें यह अविश्वसनीय रूप से ठोस और अमोघ किला बन गया। उनकी केवल बेटियां ही थीं और इसलिए उन्होंने अपने पोते प्रताप रुद्रदेव को अपने बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लिया। वास्तुकला के अनुसार देखें तो हालांकि यह किला अब खंडर में बदल चुका है, फिर भी रूपांकन, मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी सभी कुछ काकतीय लोगों को आकर्षण, शिल्प कौशल और तेजस्वी कलात्मक की झलक प्रदान करती है। वारंगल की किलेबंदी प्रमुख रूप से राजा गणपति देव और रानी रुद्रमा देवी द्वारा की गई थी, जबकि राजा प्रताप रुद्रदेव ने इसमें सुधार किए थे। उन्होंने शहर के महलों, बगीचों और फव्वारों से भी सजाया था। किलेबंदी को 3 संकेंद्रीय परिपाथों में विभाजित किया गया था। पहली या अंतरम दीवार विशाल ग्रेनाइट पत्थर के खंडों से बनी है और यह 4 प्रधान बिंदुओं पर प्रवेश द्वार के साथ 1.5 किलोमीटर व्यास पर बनी हुई है। इन पत्थरों को गारों के उपयोग के बिना एक संगठित आकृति में रखा गया था, जो काकतीय वीरांगनाओं की वास्तु विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। शुरुआत में गणपति देव द्वारा निर्मित इस किलेबंदी को बाद में रानी रुद्रमा देवी द्वारा बढ़ाया गया। यह एक चौड़ी खाई से घिरा हुआ है और यह किला देखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। वारंगल किले के 4 द्वार काकतीय कला थोरनम या सौर का प्रवेश द्वार की योजना में बनाए गए थे, जिसके तहत एक चट्टान से एक उत्कृष्ट मेहराब बनाया जाता है। ये 4 द्वार कभी 12वीं शताब्दी में निर्मित महान देवभूमि यानी शिव मंदिर के हिस्से थे। इस अलंकृत मेहराब का काकतीय राजवंश के शाही प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। आज इसे तेलंगाना के आधुनिक राज्य के प्रतीक के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। 4 तोरण द्वारा सहित स्वयंभू मंदिर तथा रामलिंगेश्वर और वेंकटेश्वर मंदिर जैसी संरचनाओं के खंडर किले के केंद्र में पाए जा सकते हैं। खुसमहल, जिसे कितब खान महल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहमनी शासक के तहत राज्यपाल रहे एक हिंदू प्रमुख सीतापति के नाम पर रखा गया। स्वयंभू मंदिर परिसर के खंडरों में बड़ी मूर्तियों के बीच स्तंभों के दीवार गिर भी मौजूद है, जिस पर गज केसरी रूपांकनों का निरूपण किया गया है। इस रूपांकन में एक महिला को किसी योद्धा का साफा पहने और एक खंजर एवं ढाल पकड़े हुए दिखाई देती है। यह एक शेर पर बैठी है और यह शेर खुद एक हाथी की सूंड पर खड़ा दिखाई पड़ता है। माना जाता है कि यह योद्धा रानी रुद्रमा देवी है। जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि यह राय गज केसरी के अवधारणा का एक मूर्ति चित्रण है, जिसका अर्थ होता है हाथी राजाओं पर शासन करने वाला शेर। किले के मध्य में स्थित स्वयंभू देवी अलंकृत दिखाई देती है, जो कि धरती की माता को समर्पित एक मंदिर है। कहा जाता है कि कुतुब शाही राजाओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यह अपनी जटिल नक्काशीदार मूर्तियों के लिए जाना जाता है। किले के परिसर के भीतर भगवान शिव को समर्पित स्वयंभूलिंगेश्वर मंदिर और एक खुली हवा में बना संग्रहालय अन्य प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। काले पत्थरों पर आश्चर्यजनक रूप से उकेरी गई मूर्तियां, सजावटी दरवाजे, जटिल आकृतियां और रूपांकन किले की वास्तुशिल्पी भव्यता को प्रतीक एंड प्रदर्शित करती है। वारंगल के किले में कई खंडर हैं, खासकर इसके मध्य भाग में, जिसे एक पुरातात्विक क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। ये अवशेष किले के वास्तुकला और काकतीय युग के बारे में एक व्यापक
अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। स्तंभों और दीवारों पर मौजूद शिलालेख काकतीय के शासन काल के बारे में वर्णन करते हैं। वारंगल किला मध्ययुगीन काल के दौरान इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व और आर्थिक समृद्धि का केंद्र था। इस किले को घेराबंदी इस ऐतिहासिक संरचना के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है। इस किले पर कई हमले हुए, जिनके परिणाम स्वरूप इसका व्यापक रूप से विनाश हुआ। दक्कन क्षेत्र में समृद्धि ही ऐसी थी कि आक्रमणकारी उसे बार बार लूटने के लिए आकर्षित होते थे। देवगिरी के यादकों ने कई बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हर बार ही पीछे हटा दिया गया। प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों की सेना ने हमला किया और किले को घेर लिया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण करने के आदेश के साथ अपनी सेना प्रमुख मालिक काफूर को दक्कन भेजा। मालिक काफूर को काकतीय साम्राज्य का विध्वंस या विनाश करने के बजाय दिल्ली के सहायक शासकों के विस्तार के दायरे में प्रताप रुद्र को एक अधीनस्थ सम्राट के रूप में शामिल करने का काम दिया गया था। दिल्ली की सेना द्वारा शहर की दीवारों की तोड़ दिया गया तथा दिल्ली की सेना द्वारा शहरों की दीवारों पर काफ़ी क्षति पहुंचाई। सन 1310 में प्रताप रुद्रदेव ने शांति के लिए विनती की। मालिक काफूर ने किले को लूटा और तहस नहस कर दिया। इस आक्रमण के दौरान मलिक काफूर ने खिलजी वंश के लिए अमूल्य कोहिनूर हीरे को अधिकृत कर लिया। कुछ कथाकारों के अनुसार यह कोहिनूर हीरा 1310 तक वारंगल के काकतीय मंदिर में एक देवता की आंख के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एक महीने बाद मालिक काफिर ने दिल्ली के लिए अपना कूच शुरू किया और प्रताप रुद्र ने दिल्ली को कुछ वर्षों तक कर्तव्यनिष्ठा से बहुत बड़ा वार्षिक शुल्क अदा किया। परंतु 1318 में राजा ने अपनी वार्षिक शुल्क भेजने में लापरवाही कर दी थी। इसके फलस्वरूप दिल्ली सुल्तान ने सेना प्रमुख खुसरो खान को अति देय भुगतान लेने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने जल्द ही वारंगल की बाहरी दीवार के मुख्य बुर्ज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो शहर के अन्य हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो के एक लेख के अनुसार तेलुगु योद्धाओं द्वारा सुल्तान की सेना के खिलाफ गढ़ की रक्षा हेतु किए गए इस युद्ध में उन्हें उस समय की कुछ सबसे घातक और उन्नत सौजन्य तकनीक का सामना करना पड़ा था। सन 1320 में दिल्ली में हुए एक राजनीतिक क्रांति में खिलजी वंश को हटाकर तुगलक वंश को शासन थमा दिया और प्रताप रुद्र ने इस अराजकता का लाभ उठाया और अपने वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया। इसके बाद 1321 में तीसरी और अंतिम बार मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन उत्तरी सेना ने वारंगल पर फिर आक्रमण किया और इस शहर को 6 महीने के लिए घेराबंदी के अधीन कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक इस घेराबंदी को एक सफल अंजाम तक पहुंचाने में असमर्थ रहा और इसलिए देवगिरी की ओर पीछे हट गया। आराम करने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए देवगिरी में कई महीनों बिताने के बाद 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल पर आक्रमण करने के लिए वापस आ गया। इस बार वारंगल में अनियंत्रित लूट और विध्वंस हुआ। काकतीय राजवंश का सफाया कर दिया गया और उनके क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।